हेलो स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। पिछले लेक्चर में हमने फार्माकोपिया देखा था, जिसमें टाइप ऑफ फार्माकोपिया, व्हाट इज फार्माकोपिया और इंडियन फार्माकोपिया को डिस्क्राइब किया था। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्या होती है? केमिस्ट्री आप सभी लोगों ने पढ़ रखी होगी, 12th में सब लोग पढ़ के आए होंगे। लेकिन अब फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री तो सबने पढ़ा होगा, लेकिन अब क्या आ गया? फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री ये रिलेट करता है फार्मेसी से। और फार्मेसी क्या है? फार्मेसी एक ऐसी ब्रांच है जो मेडिसिन को फर्स्ट स्टेप से लेकर पेशेंट के इनटेक तक की प्रोसेस जो पूरी होती है वो फार्मेसी में आता है। जैसे टेबलेट कैसी बनी, किस चीज के लिए बनी, उसका प्रोडक्शन किस तरीके से हुआ, उसकी पैकेजिंग से लेकर मार्केट में आने से लेकर पेशेंट के इनटेक के बाद उसका एक्शन क्या आता है, यहाँ तक की पूरी प्रोसेस फार्मेसी में आता है। वही चीज हम केमिस्ट्री का यूज किस तरीके से होता है हम इसमें देखेंगे। फार्मास इसमें क्या है? फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील विथ केमिकल। ये वर्ड है, ये समझते जाना, क्योंकि इन्हीं से ही आपको रटने की जरूरत पड़ेगी नहीं, आप समझ कर ही पूरी डेफिनेशन लिख सकते हैं। पहला आता किससे डील करता है? केमिकल्स। तो जो हमारी मेडिसिन बन रही होती है उनमें केमिकल का यूज होता है। केमिकल से ही मेडिसिन बनती है। तो पहला इसमें केमिकल्स, दूसरा इसमें बायोकेमिकल। बायोकेमिकल का मतलब क्या हुआ? बायोकेमिकल वो मॉलिक्यूल, बायो वर्ड से आप समझ पा रहे हैं क्या है? बायो आप सब लोग पढ़ कर के आए हैं। तो बायो एक लिविंग थिंग्स होते हैं, जो मतलब ह्यूमंस के अंदर, एनिमल के अंदर जो लिविंग है, जो जिंदा है, उनके लिए। तो जो बायो केमिकल, केमिकल जो केमिकल्स हैं, और बायो मीन्स जो लिविंग थिंग्स हैं, उसमें ह्यूमन, जैसे हम लोगों के बॉडी के अंदर क्लोरीन होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, सोडियम होता है। ये सारे एलिमेंट्स होते हैं, लिक्विड होते हैं, जो हमारी बॉडी को पूरे मेंटेन करके रखते हैं। टेम्परेचर से लेकर ऑस्मोसिस प्रोसेस तक को मेंटेन करके रखते हैं। तो वो मॉलिक्यूल वो क्या कहलाते हैं? बायोकेमिकल। तो हमारी जो केमिस्ट्री में बायोकेमिकल का यूज हम आगे देखेंगे किस तरीके से होता है। नेक्स्ट है इसमें फार्माकोलॉजिकल एस्पेक्ट। फार्माकोलॉजिकल का मीन्स आप समझ पाएंगे कि फार्माकोलॉजी और फार्माकोलॉजिकल। इसमें फार्मेसी में ड्रग होता है, ऐसे फार्मा मीन्स होता है ड्रग, इसका मीन्स हो जाएगा ड्रग। क्लोजी मीन्स आएगा स्टडी, ड्रग की स्टडी। एस्पेक्ट, ह्यूमन के एस्पेक्ट में ड्रग किस तरीके से अपना एक्शन देता है। जैसे बॉडी में ड्रग गई, उसने पहले बॉडी अब्जॉर्व करेगी, उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेगी। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में पहुंच गई तो ड्रग क्या करेगी? रिसेप्टर पे बाइंड होगी और अपना एक्शन देगी, अपना बायोलॉजिकल एक्शन देगी। बायोलॉजिकल एक्शन से मतलब क्या है? बायोलॉजिकल एक्शन से मतलब है जो ड्रग का एक्शन जिस तरीके का है। जैसे हमने फीवर के लिए मेडिसिन ली, हमारा टेम्परेचर रेज था, इसलिए हमने फीवर की मेडिसिन ली। अब उस टेम्परेचर को लो करना है, तो उस ड्रग का बायोलॉजिकल एक्शन क्या कहलाएगा? जो वो क्या कर रहा है? टेम्परेचर को लो कर रहा है, मेंटेन करके रख रहा है, उसका वो बायोलॉजिकल एक्शन है कि वो टेम्परेचर को लो कर रहा है, ये उसका बायोलॉजिकल एक्शन हुआ। तो ये फार्माकोलॉजिकल एक्शन, तो ये क्या आ जाएगा? ये कहलाएगा जो फार्मेसी में यूज हो रहे हैं, मतलब ह्यूमंस के लिए। तो ये यहाँ पर इसका एक्शन ये आ जाएगा। फिर इसके साथ साथ तो हमारी पहली लाइन जो है, 2 लाइन की डेफिनेशन ये क्लियर हुई। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विथ डील केमिकल्स, बायोकेमिकल्स एंड फार्माकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ ड्रग। इसके बाद है हमारा ड्रग इंक्लूड सिंथेसिस। सिंथेसिस, सिंथेसिस ही केमिस्ट्री में आने वाली है। सिंथेसिस कैसे? जैसे मान लो हमारा बेंजीन, ये फिनॉल है, फिनॉल है, इस पर हम अगर NaO3 की रिएक्शन करवाएंगे तो ये हमारा बन जाएगा डाई नाइट्रो फिनॉल, डाई नाइट्रोफिनॉल। अब इसी में हम फिर से रिएक्शन अगर करवाएंगे
HCl की करवा दे, या कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें अमीन प्रेजेंट हो, H प्रेजेंट हो, तो वो हमारा क्या कह आ जाएगा, यहाँ पर डाई अमीन बन जाएगा। डाई अमीन बनने के बाद इसकी रिएक्शन फिर हम अगर C डबल बॉन्ड C और ऑक्साइड से करवा दे तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा पैरासिटामोल, PCM। इस तरीके से इसकी सिंथेसिस, मतलब वन स्टेप के बाद हम कोई किसी से रिएक्शन कराए किसी केमिकल से, उसके बाद उसका जो फॉर्म होता है, उसके बाद हम फिर रिएक्शन करवाएं, फिर दूसरा केमिकल मिलाएं और फिर उसकी रिएक्शन करवाएं, उसके बाद उस जो फॉर्म होता है फिर उसमें कुछ ना कुछ मिलाकर फिर हम उसको फॉर्म करें, मतलब 2-3 स्टेप तक जो हमारी रिएक्शन बढ़ती है वो कहलाती है सिंथेसिस। सिंथेसिस वर्ड से मतलब पता चल गया आपको। अब क्या आएगा, आइसोलेशन। आइसोलेशन आप सभी लोग जानते होंगे कि आइसोलेशन अभी बहुत चला है, जिसमें कोविड में। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट लगते हैं, ये होते हैं जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, उस प्रोडक्ट में उसकी आइडेंटिफाइड टेस्ट टेस्ट करते हैं। जैसे आइडेंटिटी वर्ड से आप सभी लोग जानते होंगे, तो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट लगाए जाते हैं कि ये कौन सा केमिकल है, या जो केमिकल बनाए गए हैं उनकी टेस्टिंग लगाई जाती है कि प्रॉपर सही है या नहीं है ना। ऐसे बहुत सारे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट लगते हैं, ग्लाइकोसाइड, एल्कलॉइड, फ्लेवोनॉइड, ये सारे टेस्ट लगाए जाते हैं कि इनकी पहचान की जा सके। स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन, इसमें इन सब से आप समझोगे स्ट्रक्चर की पूरी व्याख्या, किस टाइप का स्ट्रक्चर है, कौन से पोजीशन पे कौन सा केमिकल लगा है, ये सारा कुछ। फिर है स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन। स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन से आप बहुत अच्छे एग्जांपल से देखते हैं, ये क्या है, ये सभी लोग जानते होंगे, ये बेंजीन है। बेंजीन है, इसमें अगर हम कोई भी, बेंजीन का यूज क्या होता है, कोई पर्टिकुलर उसका यूज नहीं होता, ये केमिकली काम करता है, मतलब ह्यूमन लाइफ में नॉर्मली जो डेली यूज में कहें तो कोई ऐसा यूज नहीं होता है, सिर्फ केमिकल होता है। अगर इसमें मॉडिफिकेशन करके हम OH ग्रुप यहाँ लगा दे तो क्या हो जाएगा, ये बन गया फिनॉल। अब फिनॉल का यूज तो सभी लोगों को पता होगा, क्या होता है, एंटीसेप्टिक में काम आता है, घर किसी भी चीज को क्लीन करने में काम आता है, तो फिनॉल का यूज हो गया। तो ये क्या हुआ, स्ट्रक्चर में हमने मॉडिफिकेशन कर दिया और मॉडिफिकेशन करके उसका यूज ही चेंज कर दिया, ये केमिस्ट्री का यूज है यहाँ पर। नेक्स्ट इसमें है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप में क्या है कि SAR, ये होता है स्ट्रक्चर और उस कंपाउंड के बाद, जैसे हमने अभी बेंजीन बना के आपको बताया कि इसका क्या है, इसकी एक्टिविटी, फिनॉल बना दिया है, बेंजीन की एक्टिविटी कुछ और थी, हमने फिनॉल बना दिया, इसकी एक्टिविटी कुछ और हो गई, इसका एक्शन कुछ और है। जैसे यूज अभी हमने बताया इसका एंटीसेप्टिक होता है, तो मतलब इसका जो एक्टिविटी हो गई वो बदल गई। लेकिन रिलेशनशिप वर्ड से क्या मतलब बहुत सारे ऐसे केमिकल स्ट्रक्चर होंगे, केमिकल होंगे जो एक दूसरे से रिलेशन नहीं बनाते, मतलब एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करते। और बहुत सारे केमिकल हैं, जैसे हम किसी भी चीज को, जैसे एसिड है, अगर इसे किसी भी केमिकल में मिला दो तो कहीं विस्फोट कर सकता है, ब्लास्ट हो सकता है हमारा ग्लासवेयर। तो यह इस पहले उसे चेक किया जाएगा कि इसकी रिलेशनशिप इसके साथ है या नहीं, इसके साथ प्रॉपर ये अपनी रिएक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है तो फिर उसकी एक्टिविटी क्या आ रही है, ये सब देखेंगे। तो ये इसमें आ गया। फिर स्टडी ऑफ केमिकल कैरेक्टराइज मतलब उसकी केमिकल कितनी प्रॉपर्टी है, कैसी प्रॉपर्टी है, और इसका बायोकेमिकल चेंज आफ्टर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। इस टर्म से मतलब है जब हम कोई मेडिसिन लेंगे, हमें
एक्शन मिलेगा। जैसे हमें दस्त लग रहे थे या फीवर था, कोई भी मान लो, तो उसमें क्या है, हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे दस्त लगते हैं तो उसमें क्या है, हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो गई है। क्लोरीन, फ्लोरीन, सोडियम, कैल्शियम, इनकी कमी कहीं न कहीं आ गई है, इस वजह से दस्त लगते हैं। तो अगर हम जैसे ही कोई फार्माकोलॉजिकल ड्रग लेंगे, हमें इफ़ेक्ट मिलेगा, तो हमारे बायोकेमिकल, बायोकेमिकल हमने बताया था यही है ना, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोरीन, ये सब है। ये चेंज होंगे, जहाँ कमी आएगी वहाँ फुलफिल किया जाएगा। ये सबको मेंटेन रखने के लिए करने के लिए ये बायोकेमिकल चेंज होंगे, एक सेल से चेंज होंगे, तो ये यहाँ पर आता है। देखेंगे, ये हमारा प्रॉपर सब्जेक्ट आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अभी तक हमने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री देखा था, अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखेंगे। आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा कार्बनिक केमिस्ट्री और अकार्बनिक। तो जो कार्बनिक होती है उसमें जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो वो कार्बनिक होती, मतलब उसे हमारे टर्म में क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, तो जिसमें कार्बन कंपाउंड ना पाया जाए, सारे एलिमेंट्स की स्टडी हो, सिर्फ किसको छोड़ के, कार्बन को छोड़ के, तो वो कौन सी है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप लोग जो बोलते आए हैं अकार्बनिक केमिस्ट्री। तो अब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ स्टडी टू ऑल एलिमेंट देयर कंपाउंड एग्जेप्ट का मतलब है जिसमें नहीं हो, मतलब रुका हुआ, एग्जेप्ट अलग, कार्बन के अलावा सारे कंपाउंड की स्टडी करना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है ना। इसकी स्टडी देखिए, आप इसमें लिखा भी है, इसकी स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होती है, मतलब कार्बनिक केमिस्ट्री में इसकी स्टडी होती है। कार्बन को छोड़ के सारे एलिमेंट्स में क्या आते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारे जो आते हैं, ये सारे एलिमेंट्स की स्टडी हमारी इनऑर्गेनिक में होगी। सिर्फ किसको एक्सेप्ट किया जाएगा, छोड़ा जाएगा, कार्बन को। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्क्राइब द कैरेक्टराइज ऑफ सब्सटेंस नॉन लिविंग मैटर मिनरल्स एंड फाउंड टू अर्थ एक्सेप्ट, मतलब ये कहाँ कहाँ सब्सटेंस मिल सकते हैं, नॉन लिविंग मैटर पे, मिनरल से मिलते हैं, अर्थ, लेकिन कहाँ से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये क्या है, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंपाउंड है। हाँ, अब देखेंगे इसमें क्या है, इम्प्यूरिटीज। इम्प्यूरिटी का हिंदी मीन्स क्या है, अशुद्धियां। अशुद्धियां, अब अशुद्धियां हमारी कहाँ कहाँ पाई जा सकती हैं, अशुद्धियां क्या है, इम्प्योरिटी डिफाइन एज फॉरेन पार्टिकल, ऐसा पार्टिकल जो हमें सब्सटेंस नहीं चाहिए है। जैसे हमारे दो केमिकल की स्टडी हो रही, प्रोडक्शन हो रहा है, एक बगल में बन रहा है पैरासिटामोल, दूसरी जगह बन रहा है ओमेप्राजोल, कोई भी ले लो, कोई ऐसी ड्रग जो एल्बेंडाजोल बन रही है। अब अगर इस वाले कंपाउंड में जहाँ क्या पैरासिटामोल बन रहा है, उसके कण एयर के थ्रू भी अगर कोई भी मॉलिक्यूल इसमें आ जाता है तो वो क्या कहलाएगा, है तो क्या है, मेडिसिन है, लेकिन वो हमें नहीं चाहिए, इसलिए वो क्या कहलाएगी, अशुद्धियां कहलाएंगी, इम्प्योरिटी कहलाएगी। इसीलिए फॉरेनकल पार्टिकल, मतलब ऐसा बाहरी पार्टिकल जो हमारे प्योरिटी को इफेक्ट करे, वो इम्प्योरिटीज। ये मैनी फार्मास्यूटिकल मेडिसिन प्रिपरेशन में अधिकतर मिलता है। अब जैसे हम अगर घर में ही कुछ बना रहे हैं, वहां पर कोई भी पार्टिकल आ जाते हैं तो वो चल जाता है, लेकिन हमारे फार्मास्यूटिकल मेडिसिन प्रिपरेशन में ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि वहां पर अगर 0.01% भी मिस्टेक हुई तो उससे क्या होगा, गलत इफेक्ट मिलेगा, टॉक्सिक इफेक्ट मिलने लगे। जैसे नेक्स्ट पॉइंट में लिखा ही है, अगर कोई भी पार्टिकल फॉरेनकल पार्टिकल मिलता है तो उसका एडवर्स इफेक्ट, एडवर्स रिएक्शन होती है, जो अगर इसमें प्रेजेंट है। इसके लिए हम लिमिट टेस्ट लगाते हैं कि इतने लिमिट से ज्यादा हमें इस सब्सटेंस प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, जैसे लेड, हैवी मेटल, आर्सेनिक, ये टेस्ट हम लगाते हैं। इम्प्योरिटीज
which may be not cause toxic effect but they are deliberated to activity of chemical। इसका कोई टॉक्सिक इफेक्ट नहीं मिलता, मतलब कोई भी एयर पार्टिकल आ गए, कोई भी ऐसा कंपाउंड आ गया तो उससे हो सकता है हमें टॉक्सिक इफेक्ट ना मिले, लेकिन वो हमारी जो केमिकल की एक्टिविटी है, जो हमें एक्शन मिलना था, वो प्रॉपर नहीं मिल पाएगा। जैसे हार्ड सॉफ्ट कंटेंट टू एक्सेस ऑफ वाटर, हार्ड सॉफ्ट जो होती है वो वाटर में कंटेनिंग नहीं करती है। नेक्स्ट क्या है, impurities that cause to incompatibility of active ingredient with other substance which reduce property of active ingredient। अगर इसमें impurities आ जाती है तो हमारे जो कंपाउंड की एक्टिवनेस है, मतलब एक्टिव इंग्रेडिएंट है, वो क्या करेंगे, वो प्रॉपर इनएक्टिव, प्रॉपर वर्क ना करके इनएक्टिव, उसकी एक्टिविटी रिड्यूस भी हो सकती है। नेक्स्ट हमारा है इम्प्योरिटीज के टाइप। टाइप कितने टाइप से हमारी इम्प्योरिटी होती है, इम्प्योरिटी होती है ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी होती है, इनऑर्गेनिक और रेसिड्यूअल। ऑर्गेनिक होती है जो कार्बन की इम्प्योरिटी हमारी हो, इनऑर्गेनिक में ऐसे कोई भी एलिमेंट्स जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं। इनऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक अभी जस्ट पढ़ा था कि क्लोरीन, फ्लोरीन, मैग्नीशियम, ये सारे कंपाउंड्स हमारे इनऑर्गेनिक में आते हैं, तो इनकी भी इम्प्योरिटीज होता सकती है। रेसिड्यूअल सॉल्वेंट होते हैं कुछ ऐसे सॉल्वेंट जो बचे हुए, रेसिड्यूअल अमाउंट में, मतलब बचे हुए। तो यहाँ पर क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज में हम देखेंगे दे आर ऑफन ड्राइव टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रही है, अब उस समय अगर इसके एलिमेंट, जैसे वाटर है, वाटर में बहुत सारे एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, मैग्नीशियम, क्लोरीन, कैल्शियम, ये सारे एलिमेंट हमारे कुछ ना कुछ अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। कितना भी आप प्यूरिफाइड करोगे ना, औरों का वाटर भी होता है ना, उसमें भी कहीं ना कहीं ये बहुत सारे एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। इनको जब तक डिस्टिल वाटर में ना कन्वर्ट किया जाए, इसके एलिमेंट से अशुद्धियां नहीं जा सकती। तो इसमें क्या है, अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कर रहे हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं अगर हम वाटर यूज कर रहे हैं, कोई भी ऐसा कंपाउंड यूज कर रहे हैं, एयर में भी हमारे बहुत सारे सोडियम, कैल्शियम के मॉलिक्यूल घूम रहे हैं, तो वो यहाँ पर आ सकते हैं, तो इम्प्योरिटीज आ सकती है। दे आर जनरली आइडेंटिफाइड, लेकिन हम अगर टेस्ट लगाएंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, तो वो आइडेंटिफाई हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि आइडेंटिफाई नहीं होंगे। ये बेसिकली इंक्लूड रीजेंट से आ सकते हैं, लिगेंड से आ सकते हैं, कैटालिस्ट से आ सकते हैं, हैवी मेटल्स और इनऑर्गेनिक साल्ट, इन सब से हमें ये मिल सकता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट इनऑर्गेनिक सॉरी ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज में देखेंगे, ये भी हमें सेम थिंग्स कि हमें कार्बन भी इन्हीं चीजों से मिल सकता है। हम कोई चीज की सिंथेसिस करवा रहे हैं, उसमें कार्बन प्रेजेंट रह जाए, जैसे हमने कार्बन के मॉलिक्यूल यहाँ पर ले लिए और हमने यहाँ पर लिया एरेओएट। अब यहाँ पर अगर हमने 45 मॉलिक्यूल लिए, यहाँ पर 50 ले लिए, यहाँ पर 40 ले लिए, तो यहाँ पर 40 है तो 40 इसके साथ रिएक्ट करेंगे, लेकिन 5 मॉलिक्यूल इसके घूम रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, वो इम्प्योरिटी के रूप में यहाँ पर प्रेजेंस हो जाएंगे। इसलिए मतलब हमने 45, हमने तो 45 ml हमें लेना था, लेकिन हमने माप कर रहे थे, उसे मेजर कर रहे थे, मेजर करते समय 1 ड्रॉप ही अगर यहाँ की वहां हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, 1 2 मॉलिक्यूल, 5 मॉलिक्यूल ऊपर नीचे हो जाएंगे, तो जितने पहुंचे हैं उनके तो रिएक्ट कर जाएंगे सामने वाले केमिकल से, लेकिन जितने एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल पहुंच गए वो क्या करेंगे, वहां इम्प्योरिटी के रूप में स्टोर हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर ये आइडेंटिफाई भी होते हैं ऑर्गेनिक के, और नॉट आइडेंटिफाई, मतलब कार्बन के कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, जो आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, फिर इन्हें हम कंसीडर ही किया जा सकता है। कंसीडर ऐसे करेंगे 0.001% भी इसकी इम्प्योरिटी हम कंसीडर करेंगे कि इतनी है तो चल जाएगी। बेसिकली हमारे कहाँ से, सिंथेसिस से, इंटरमीडिएट, रिजेंट, लिगेंड, इन सब से हमें ये वाली इम्प्योरिटीज मिल सकती है। हाँ, अब रेसिडुअल सॉल्वेंट, ये किस तरीके से होता है, मान लो जैसे सॉल्वेंट हम कोई भी ग्लासवेयर यूज कर रहे हैं, सॉल्वेंट मतलब बचा हुआ अमाउंट,
कुछ ऐसे जो सॉल्वेंट बच जाते हैं यूज करने के बाद, उसमें अगर थोड़ा बहुत सॉल्वेंट बच गया और वो अगर 1 ml हमें पता भी नहीं चलेगा, 0.1 ml 0.5 ml, तो वो रेसिडुअल अमाउंट में भी अगर उसमें मिक्स हो जाता है तो क्या होगा कि ये इम्प्योरिटी के रूप में उसमें आ जाएंगे। अब आएंगे सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी। सोर्स मीन्स होता है स्रोत। स्रोत सोर्स मीन्स कहाँ कहाँ से हमें इम्प्योरिटी मिल सकती है। तो इसमें एक एक छोटी सी प्रोसेस समझ के चलना। जैसे हम खाना बना रहे हैं, खाना बनाने के सबसे पहले हम क्या लाते हैं? सब्जियां, हरी सब्जियां, आलू, बैगन, जो भी आपको करना है, जो भी सब्जी बनानी है, सबसे पहले आप वही लाओगे। वो सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी पढ़ रहे हैं कि कहाँ कहाँ से हमें इम्प्योरिटी। तो अगर हमारी सब्जियां प्रॉपर सही है, रॉ मटेरियल मीन्स होता है, रॉ मीन्स होता है कच्चा, कच्चा मटेरियल में हमारे यहाँ पर केमिकल आते हैं, बहुत सारे अलग अलग केमिकल आएंगे। अगर हम आयुर्वेदिक बना रहे हैं तो जड़ें, लीव, रूट, स्टेम, ये आएंगी। केमिकल से हम एलोपैथिक मेडिसिन को प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे केमिकल आएंगे जो फर्स्ट स्टेप में, तो रॉ मटेरियल, कच्चा माल। तो यही अगर हम अपने ये जो एक एग्जांपल लेकर चल रहे थे, वहां पर हमारे सब्जी बना रहे तो वहां पर क्या आएगा हमारा? आलू आएंगे, बैगन आएंगे। तो ये मटेरियल इसमें, अब इसकी पहले तो हम चेक करेंगे ना कि हमारी जो सब्जियां हैं वो प्रॉपर है या नहीं है, सड़ी गली तो नहीं है, कीड़े तो नहीं लगे। ऐसे ही हम इसमें रॉ मटेरियल में उसकी क्वालिटी चेक करेंगे कि इसमें कोई अन्य पदार्थ तो नहीं मिला दिया गया, अन्य मटेरियल तो नहीं मिला दिया जो चीपेस्ट हो। हम जो केमिकल मिला रहे हैं, जैसे पोटेशियम होता है, वो होता है महंगा, एक्सपेंसिव होता है। अगर उसकी जगह हम सोडियम ब्रोमाइड मिला देंगे तो क्या होगा? ये सस्ता होता है, लेकिन सेम कलर का होता है, सेम प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन ये चीपेस्ट होता है सोडियम ब्रोमाइड, और ये एक्सपेंसिव होता है। तो अगर उसकी जगह ये दे दिया गया तो इसलिए हम रॉ मटेरियल को प्रॉपर चेक करते हैं। पहला तो ये मैन्युफैक्चरिंग की यूज करने के लिए, पहला ये। दूसरा, रीजेंट यूज। अब उसमें कौन कौन से केमिकल मिलाने हैं, कौन कौन से ऐसे स्मॉल अमाउंट में सॉल्वेंट लेने हैं, रीजेंट मिलाना है, वो आएगा। तो उसकी प्रॉपर चेकिंग होनी चाहिए। रीजेंट को में हमारी कहीं ना कहीं से इम्प्योरिटी आ गई तो क्या होगा? नेक्स्ट वो हर स्टेप में आगे बढ़ती जाएगी और फाइनल प्रोडक्ट में इम्प्योरिटी आ जाएगी। और इम्प्योरिटी आ गई तो फिर क्या होगा? हमारी मेडिसिन खराब हो जाएगी, या तो वो पूरा बैच खराब हो जाएगा। और बैच 10-15 का तो बनता नहीं है, लाखों का बैच बनता है, लाखों मेडिसिन का, तो पूरा बैच खराब होगा। अगर वो खराब नहीं हुआ, मतलब खराब हुआ लेकिन उसकी क्वालिटी टेस्टिंग में पकड़ा नहीं गया, तो वो मार्केट में आ जाएगा, और मार्केट में आ गया तो लाखों की जिंदगी से खेलना हो गया। तो वहां पर इन सब का ध्यान रखना पड़ता है। तो हम सेकंड में रिजल्ट के द्वारा तो कोई इम्प्योरिटीज नहीं आ रही है, इसका ख्याल रखेंगे। दूसरा, रिजेंट हो गया। जैसे हमने पहले हमारा एग्जाम्पल जो ले रहे थे, सब्जियां हमारी तैयार हो गई, मसाले तैयार हो गए। अब आता है मेथड, हमें बनाना कैसे है। इसकी मेथड भी, प्रोसेस बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहले आगे पीछे कर दिया, आगे पीछे करेंगे तो हमारे रिएक्शन बदल जाएगी। जैसे हमने पहले पोटेशियम की रिएक्शन करवाई, किससे? OH से करवा दी तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन गया। अगर हम इससे पहले कोई और से रिएक्शन करवा देते तो कोई और सब्सटेंस बन जाता, और कोई और बन जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हमें पहले रिएक्शन इससे करवानी है। इसलिए मेथड में आता है स्टेप बाय स्टेप, हमारी पूरी मेथड सही होनी चाहिए। इसमें कोई भी आगे पीछे केमिकल ना मिलाए जाएंगे, ना कोई कम ज्यादा में मिलाए जाएंगे। मिक्सिंग प्रॉपर होगी। ऐसा नहीं है कि आपने मिक्स करना था 15 मिनट, आपने 10 मिनट करके छोड़ दिया। और इसमें जैसे स्टिकी मटेरियल मिलाना है, मतलब कोई भी चीज हम बना रहे हैं उसको स्टिक करना है तो वो भी प्रॉपर अमाउंट में मिलाएं। तो ये मेथड में आ जाएगा कि आपको मेथड पूरी प्रोसेस एकदम SOP लेकर ही करना है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं करना है। जैसे इंडियन फार्माकोपिया में पढ़ा था कि हमें फार्माकोपिया दी गई है कि इस तरीके से इसको बनाना है, उसी को
स्टैंडर्ड मान के चलना है, अपने मन से नहीं करना है। तो यहाँ पर मेथड, अगर मेथड में ऐसा कुछ हुआ, अगर ऊपर नीचे कोई भी केमिकल मिला दिए गए, तो उससे क्या होगा कि कंपाउंड तो बन जाएगा लेकिन रिएक्शन दूसरी हो गई, जिससे इम्प्योरिटीज वहां पर भी आ सकती है, इसलिए इम्प्योरिटी मेथड से भी मिल सकती है। फिर दूसरा है केमिकल प्रोसेस यूज इन मैन्युफैक्चरिंग। अब मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई, अब हम केमिकल स्टार्ट कर रहे हैं डालना, तो उसमें केमिकल में भी तो कोई इम्प्योरिटीज प्रेजेंट नहीं है, उससे आ जाएगा। दूसरा है एटमॉस्फेयर कंटामिनेशन। अब एटमॉस्फेयर मतलब हमारे वातावरण जो है, एनवायरमेंटल है, इसमें तो नहीं है। जैसे इंडस्ट्रीज होती हैं, एक तो वो इतने अच्छे से बनाई जाती है कि वहां पर कोई भी बाहर की एयर अंदर ना जाए, ऐसे बनाते हैं। लेकिन फिर भी जैसे एम्प्लॉय आ रहे हैं जा रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, उनका एक प्रोडक्शन एरिया में जाने से पहले उनका चेंजिंग रूम होगा, वहां पर पूरा जो अपने क्लॉथ हैं, पूरे आईज ग्लव्स, ये सब कुछ क्या करेंगे, इनको कवर करके आएंगे, वो भी वहां पर चेंजिंग रूम में जाएंगे, क्योंकि उनके थ्रू कोई भी ऐसे एयर कंपाउंड्स आ जाएं जो बाहर के एनवायरनमेंट से आ रहे हो, जिससे क्या होगा, वहां पर इम्प्योरिटी आ जाएगी। एनवायरनमेंट इंडस्ट्री के बाहर से ही एटमॉस्फेयर सेप्टिक एरिया चालू हो जाता है। सेप्टिक एरिया होता है जहां पर ना तो बाहर की एयर अंदर आएगी, ना अंदर की बाहर जाएगी। वो एक सेप्टिक चैम्बर बना दिए जाते हैं, जिससे ह्यूमिडिटी तो मेंटेन रहेगी, टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, जितना बाहर का उतना अंदर का रहेगा, जितने बाहर नमी है, ह्यूमिडिटी है, उतनी अंदर की रहेगी। लेकिन डिफरेंस क्या रहेगा, लेकिन एक दूसरे में ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे, अंदर का अंदर ही और बाहर का बाहर। इस तरीके से वहां से कोई एटमॉस्फेयर कंटामिनेशन तो नहीं आता, आ सकता है नॉर्मली, तो इस वजह से वहां की भी देखना पड़ता है कि यहाँ से कोई कंटामिनेशन तो नहीं है। कंटामिनेशन का मतलब होता है अशुद्धियां, जैसे इम्प्योरिटीज का मतलब होता है गंदगी। फिर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, अब हमारा जो प्रोडक्ट है आधे लेवल पे आ गया, मतलब बीच में आ गया, जहां तक वो प्रोसेस बन गई। अब यहाँ पर आता है कि यहाँ पर रोक दी जाती है थोड़े टाइम के लिए, इंटरमीडिएट है, कुछ टाइम के लिए प्रोडक्ट को रखा जाता है, जैसे प्रैक्टिकल करते होगे 15 मिनट के लिए रखना है, 20 मिनट के लिए रखना है, 1 घंटे के लिए रखना है, ऐसे ही उस प्रोडक्ट को रखा जाता है। तो उस समय कोई इम्प्योरिटीज तो नहीं आ जाती है, इसका ख्याल रखना पड़ता है। तो यहाँ से भी इम्प्योरिटीज हमें मिल जाती है। नेक्स्ट है डिफेक्ट प्रोडक्ट। डिफेक्ट प्रोडक्ट का मतलब है, जैसे हमें मिक्सिंग, अभी हमने जस्ट पहले बताया, मिक्सिंग करनी है 15 मिनट, हम कर रहे हैं 10 मिनट, तो वो प्रॉपर मिक्सिंग होगी नहीं, जिससे ये प्रॉब्लम जाएगी। जैसे हम बना रहे हैं 500, पहले अब तो अलग अलग mg की ड्रग आने लगी है, लेकिन पहले जैसे 500 mg की ड्रग आती है और हमारी एज कम है, चाइल्ड है, तो उसे 250 mg की ड्रग देनी है, तो हम इसको क्या करते थे, आधी कर देते थे और खिला देते हैं, ऐसे ही करते हैं। लेकिन अगर इसकी प्रॉपर मिक्सिंग नहीं हुई, अगर एक्टिव कंपाउंड पूरी टेबलेट में नहीं हुआ, तो क्या होगा, एक्टिव कंपाउंड मान लो इस टेबलेट की इस साइड एक्टिव कंपाउंड रखा है, थोड़ा बहुत इस साइड है, अब हमने इस साइड का लिया तो हमें तो इफेक्ट मिला नहीं, वो तो चल भी जाएगा, लेकिन इस साइड का लिया तो हमें साइड इफेक्ट मिल गया, तो ये नहीं चलेगा। इसलिए मिक्सिंग प्रॉपर करना है। इसलिए डिफेक्ट से भी हमें ये भी इम्प्योरिटी के केस में ही मेंशन किया जाता है। नेक्स्ट आता है मैन्युफैक्चरिंग हजार्ड, मतलब कोई ऐसे खतरा, हजार्ड मीन्स होता है खतरा। तो ऐसे मैन्युफैक्चरिंग करते समय अगर केमिकल दूसरे रिएक्ट कर जाती है, तो कोई खतरे का काम अगर आता है, तो वो भी इम्प्योरिटीज के केस में माना जाता है। फिर एडिक्वेट स्टोरेज कंडीशन, अब इसको प्रॉपर रखने के लिए स्टोरेज कंडीशन होती है, अलग अलग कंपाउंड का स्टोरेशन होता है कि कितने डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर पे मेंटेन करना है, तो वो क्या है, वो स्टोरेज कंडीशन में भी ये मैटर करेगा, कहीं ना कहीं से इसमें भी इम्प्योरिटीज आ सकती है। फिर आता है डिकम्पोजिशन ऑफ प्रोडक्ट ड्यूरिंग स्टोरेज। स्टोरेज के में क्या है, कंपाउंड को अगर खुला छोड़ दिया या वहां पर रख दिया, तो वो डिकम्पोज भी हो सकता है, इसलिए इस तरीके से भी सोर्स इम्प्योरिटीज यहाँ पर भी प्रेजेंट हो सकती है। नेक्स्ट है एक्सीडेंटल सब्स्टिट्यूशन। एक्सीडेंटल, एक्सीडेंटल है तो मतलब बिना
जानबूझकर नहीं किया जा रहा है, एक्सीडेंटल हमें सब्स्टिट्यूशन ऐड हो जा रहा है। जैसे हमारा प्रोडक्शन अभी बताया, अगर बगल में कुछ और चल रहा है और दूसरे चैम्बर में कुछ और चल रहा है, हम उस चैम्बर में वर्क करके आए, वही ग्लव्स जो यूज किए थे वही लेकर हम भूल गए और वही ग्लव्स से हम इस चैम्बर में आके काम करने लगे। तो उस ग्लव्स में कहीं ना कहीं उस जो वहां सब्सटेंस बन रहा था उसके मॉलिक्यूल स्टिक होंगे, तो वो यहाँ पर आ गए ना, तो एक्सीडेंटल सब्स्टिट्यूशन ऐड हो गया। ये दूसरा होता है डेलिब्रेटेड। डेलिब्रेटेड मीन्स होता है जानबूझकर। जानबूझकर एडल्ट्रेशन मीन्स होता है मिलावट। तो डेलिबरेट, जानबूझकर कोई मिलावट तो नहीं की जा रही, इसके लिए कोई वो नहीं होता कि आपको जानबूझकर मिलावट करें, इसलिए डेलिब्रेटेड। ये भी है, मिलावट कर रहे हैं तो वो भी इम्प्योरिटी के केस में मिलेगा। स्पोरियस एंड यूजलेस मटेरियल। स्पोरियस मीन्स होते हैं उसकी लेवलिंग डिफेक्ट है, लेवलिंग प्रॉपर नहीं है, मटेरियल अच्छा नहीं दिख रहा है, इसलिए वो भी इम्प्योरिटी के केस में ही आएगा। नेक्स्ट रॉ मटेरियल एम्प्लॉय इन मैन्युफैक्चर। अब ये आ गए पर्टिकुलर जो सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी पढ़ी थी, अब उनके अंदर आया कि किस किस तरीके से इम्प्योरिटी आ सकती है, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही।